आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक है 10.1.4 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज़ एसिड की, तो आज हम देखेंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे पास दो किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये हमारे पास फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है किसी भी सब्सटेंस के, और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ये हमारे किसी भी किस्म के रिएक्शन के दौरान होने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जिससे बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम चूँकि फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख चुके थे, तो आज हम दोबारा देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है, फीलिंग्स स्लिपरी होती है लाइक का सोप वगैरह, और ये जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है इसे ब्लू कर देता है। ये नॉन कोरेसिव होते हैं सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर। तो कोरेसिव मतलब ये बहुत ज़्यादा जलन जो पैदा करते हैं, यानी कि बेसिकली हमारे पास ज़्यादा कोरेसिव नहीं होती। और लास्ट हमारे पास हमने ये देखा था कि एक्वस सोल्यूशन जो होता है हमारे पास वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को इजीली कंडक्ट होता है, यानी उसके में से इजीली करंट को फ्लो होने देता है। इसको हम वैसे पहले भी लेक्चर नंबर 1 के अंदर देख चुके हुए हैं, तो वहाँ पे डिटेल के साथ बताया हुआ, तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम तीन किस्म के इसके रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट एसिड के साथ देखेंगे, दूसरा अमोनियम साल्ट के साथ देखेंगे, और थर्ड हमारे पास जो प्रेसिपिटेशंस है ऑफ हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड के साथ तो कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगे, उसके दरमियान क्या चीज़ बनती है जिसको हम प्रेसिपिटेशंस को हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, रसूब कहते हैं उर्दू में। ठीक हो गया, वो देखेंगे वो कौन कौन से बनते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिड के साथ रिएक्शन की। जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्शन विद एसिड के साथ है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट्स और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? इसके अंदर बेस और एसिड है, ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट खोकर थर्ड चीज़ बना देते हैं, वो है साल्ट। ठीक हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके हम एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बनते हैं और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसका मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह परफॉर्म होता है। जी, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास है H2SO4 का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके दौरान क्या होता है, हमारे पास जो सल्फर है हमारे पास ये एक ऑक्सीजन के साथ और इसी तरह इसने हाइड्रोजन के साथ क्या किया हुआ है, अपना बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इसी तरह इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन के एटम शामिल है। तो इस तरह हमारे पास क्या बनता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का एक स्ट्रक्चर बना। और यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके दरमियान हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोजन एक पेयर बनाया हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये जो दो मौजूद है, ये दो लॉन पेयर मौजूद है ऊपर। ठीक हो गया, अब हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड वाले स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है, जो शेयरिंग हुई है वो क्या हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है। अब यहाँ पे ब्रेकेज होने की वजह से क्या होता है, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको भी अपने साथ ले जाती है। अब उसको ले जाने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। अब ये जो प्रोटॉन है ये हमारे पास ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, इसके ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर मौजूद है वहाँ पे जाकर उसके साथ अटैच होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ये याद रखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो अब ऑक्सीजन जो है वो तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करेगी, वो तो नहीं चाहती कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
अब वो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करेगी, बेसिकली वो जो पोटाशियम के साथ उसने अपना बॉन्ड बनाया हुआ है इसको क्या करेगी, ख़त्म कर देगी। और चूंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास पोटाशियम से ज़्यादा है, और वो पोटाशियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपने साथ ले जाएगी। उसके ले जाने की वजह से जो नेगेटिव इजाफा हुआ और ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह जो ये ऑक्सीजन है ये अपने आप को स्टेबल करते हुए यहाँ पे क्या बना देती है, H2O का मॉलिक्यूल बना देती है, जैसे कि आपके नीचे शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो हमारे पास पोटाशियम है इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इससे चला गया, जाने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, इसलिए यहाँ पे के पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। अब ये जो पोटाशियम है ये जो इस ऑक्सीजन जो नेगेटिव है इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पोटाशियम ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह जैसे कि आपके डायग्राम कर दीजिए, अब ऑक्सीजन जो है पोटाशियम के साथ अटैच हो गया। ठीक हो गया। सेम इसी तरह ये प्रोसीजर हमारा इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकेज होगी। ब्रेकेज होने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये हमारे पास जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, उसके साथ रिएक्ट करेगा। उसके नतीजे में हमारे पास वाटर का एक और मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ गया और एक मॉलिक्यूल ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, 2H2O। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो हमारे पास एक पोटाशियम का जो आयन बना वो आयन, और हमारे पास एक ये जो आयन है, ये दोनों आयन क्या हो जाता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की जो ब्रेकेज हुई है वहां पे जाकर क्या आ जाता है, उसकी जगह अटैच हो जाता है। हमारे पास K2SO4 यानी कि पोटाशियम सल्फेट का एक यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है। तो इस तरह ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये परफॉर्म होता है। जी, आगे हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अमोनियम के साथ ज़्यादातर जब भी ये रिएक्ट करता है तो नॉर्मली ये क्या करता है कि अमोनियम जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। और नॉर्मली ये गैस हमारे पे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। अब अमोनियम साल्ट की निशानी क्या है वो आपको इंडिकेशन बता देता हूँ। अमोनियम साल्ट की जो हमारे पास निशानी है वो ये है कि हमेशा NH4 के साथ आप हमेशा कोई ना कोई साल्ट देखेंगे तो इसे हम कहते हैं अमोनियम साल्ट। ठीक होगा। जैसे कि आगे नीचे एग्जाम्पल के अंदर जैसे नजर आ रहा है आपको कि ये देखिए NH4 और Cl, ये NH4 है, इसके साथ कौन सा साल्ट है, क्लोराइड वाला साल्ट है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि कौन साल्ट की हमारे पास कितनी किस्म, साल्ट की हमारे पास 3 किस्में थी, जिसके अंदर हमारे पास सल्फेट आता है, नाइट्रेट आता है और क्लोराइड आता है। ठीक हो गया। इसी तरह इस एग्जाम्पल के अंदर देख लें तो यहाँ पे हमारे पास सल्फेट के साल्ट अटैच है NH4 के साथ। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके पहले रिएक्शन की तरह, जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है इसके साथ जैसे हम बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है, NH3 अमोनियम गैस बनती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाती है। ये एरो उस चीज़ को शो कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ देखी थी कि ये जो एरो है ये हमें शामिल कर शो कर रहा है कि ये जो गैस बनी है ये एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गई है और इससे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बनाता है और अमोनियम के 2 पार्टिकल्स बनाता है और साथ साथ वाटर के 2 पार्टिकल्स भी बनाता है। ये रिएक्शन आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेने हैं, इनको याद कर लेना है। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक हो गया। एक नाइट्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और एक क्लोरीन अटैच होती है। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे हमारे पास कि ये जो हमारे पास अमोनियम का जो रिएक्ट हुआ हुआ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ अपनी ब्रेकेज करके हाइड्रोजन को अलहदा कर देता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे ब्रेकेज की हुई है। ठीक हो गया। अब चूंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अपने तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारे पास क्या नाम है हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से चूंकि ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन नहीं चाहती कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल रहना चाहती है, तो ये क्या करेगी, सोडियम की ब्रेकेज करवा देगी। सोडियम को यहाँ से क्या करेगी, रिमूव कर देगी। और चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा है
तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच के अपने आप को क्या करेगी, स्टेबल करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लेगी। ठीक हो गया। और जो सोडियम है वो आयन बन जाएगा, सोडियम आयन, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आ गया हुआ है, ठीक हो गया, अब क्या करता है क्लोरीन, अब ये भी चाहता है कि मैं भी स्टेबल रहूं। अब ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ जो इसका बॉन्ड या शेयरिंग बनी हुई है, इसको क्या करता है, ब्रेकेज करता है। ब्रेक करने के दौरान क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, तो ये जाते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाएगी। इस तरह जो अमोनियम का है हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था वो रिमूव हो जाता है यहाँ से, और क्लोरीन के साथ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। इस तरह क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज जो होता है हमारे पास आयन होता है, जो सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है, ये आपस में दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के हमारे पास रिएक्शन के दौरान अब एक थर्ड चीज रहेगी हमारे पास, अमोनियम। तो नॉर्मली इसके अंदर जब सब कुछ निकल गया तो हमारे पास अमोनियम जो है वो नॉर्मली हमारे पास NH3 बाकी बच जाती है, जो कि नॉर्मली एटमोस्फेयर के अंदर क्या आ जाती है, इजीली पास आउट हो जाती है, यानी कि एटमोस्फेयर में चली जाती है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास रिएक्शन के दौरान अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स बने। अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। ठीक है। अब हमारे पास जो अमोनियम सल्फेट है उसका रिएक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह होता है। ठीक है। सल्फर के हमारे पास डबल बॉन्ड बना था ऑक्सीजन के साथ, और बाकी ऑक्सीजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना था, और इस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास आगे NH4 के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और इसी तरह इस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं हाइड्रोजन के। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास क्या होता है, एक कैल्शियम के हमारे पास ऑक्सीजन के इस पार्टिकल के साथ और एक इसके साथ अटैच होते हैं। इसी तरह इसका ऑक्सीजन का जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, यानी कि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए थे। इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन के ये 2 लोन पेयर बच जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, वहाँ पे जो अमोनिया है ये किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ब्रेकेज करके हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये भी हाइड्रोजन आयन बन गया, ये भी हाइड्रोजन आयन बेसिकली प्रोटॉन बन गए। ये दोनों बारी बारी, एक इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, दूसरा इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इस तरह जब ये दोनों इस ऑक्सीजन के पास आके लोन पेयर के साथ अटैच होंगे तो इस ऑक्सीजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन, ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ये अपना अपना जो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि कैल्शियम के साथ जो इनका शेयरिंग हुई है, जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के दौरान क्या होगा कि कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेंगे, इसी तरह ये भी ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच कर ये खुद नॉर्मली स्टेबल हो जाएंगे। तो एक हमारे पास इधर वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ बन गया, और इस तरह हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए, जैसे कि हमारी इक्वेशन के अंदर थी। ठीक होगा। इसी तरह लेकिन कैल्शियम के ऊपर यहाँ से एक पॉजिटिव 1 आ गया और यहाँ से पॉजिटिव 1 आ गया, इसलिए हमारे पास कैल्शियम के कितने +2 आयन हमारे पास बन गए। ठीक हो गया। अब ये एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव आयन बना। अब ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के दौरान करता है ये ऑक्सीजन से क्या करवा लेता है, अपनी ब्रेकेज करवा लेता है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ये अपनी ब्रेकेज करवा के खुद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये नाइट्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन था ये अपनी तरफ खींच लेता है, इसी तरह ये भी अपनी तरफ खींच लेता है। अब उसका खींचने की वजह से नाइट्रोजन तो स्टेबल होगी। ठीक हो गया। अब वो उसके अपने 2 पार्टिकल्स बन गए, एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, 2NH3 वो नॉर्मली एटमोस्फेयर का पार्ट बन गई। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया वो इस कैल्शियम 2+ के साथ, एक कैल्शियम हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा, दूसरा कैल्शियम हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का एक मॉलिक्यूल हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। ठीक होगा। ये था हमारे पास रिएक्शन। जी आगे हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड की, यानी कि हमारे पास बेसिकली जो हैवी किस्म के जो मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, लेड या कैल्शियम जो होते हैं, जब भी इनको हम किसी भी साल्ट के सोल्यूशन में हम डालते हैं, इसके किसी भी साल्ट के सोल्यूशन में हम जब इसे डालते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक हो गया। यानी कि उसके रसूब बनाता है। ठीक हो गया। अब इसके थोड़े से रिएक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारे कैल्शियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, लेड नाइट्रेट,
कैल्शियम क्लोराइड या आयरन सल्फेट, जो हमारे पास ये जितने भी हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक हो गया, तो इसके दौरान हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसका हमारे पास कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है हमारे पास, ठीक है। ये पीपीटी से हमारे पास प्रेसिपिटेट है, ठीक हो गया, प्रेसिपिटेट। इसी तरह हमारे पास जो जिंक हाइड्रोक्साइड है इसका कलर वाइट होता है, आयरन जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड होता है इसका कलर ब्राउन, लेड का वाइट, कैल्शियम का जो होता है वाइट, और जो हमारे पास आयरन का ये फेरिक है हमारे पास, ठीक हो गया, और ये हमारे पास जो आयरन है इसका हमारे पास डर्टी ग्रीन कलर होता है। उसके दौरान हमारे पास जो नॉर्मली अपने रिएक्शन के दौरान सल्फेट यूज हो रहा है तो सल्फेट के साल्ट बनाएगा, क्लोराइड यूज हो रहा है तो क्लोराइड वाले साल्ट बनाएगा, नाइट्रेट यूज हो रहा है तो नाइट्रेट वाले साल्ट क्या आगा, प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मली इसका हम एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं, तो नॉर्मली बाकी सारे मैकेनिज्म इसके सेम इसी तरह ही हैं। जैसे कि हम पहला मैकेनिज्म समझ लेते हैं कॉपर सल्फेट का। कॉपर का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक हो गया, कि सल्फर के ऑक्सीजन के साथ इस तरह अपना बॉन्ड बनाया होता है और कॉपर ने इसी तरह ऑक्सीजन के साथ इसके ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के चूंकि दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है 2NH, ठीक होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब चूंकि ये एक्वस सोल्यूशन जैसे इसको डालते हैं तो क्या ये आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज होने के से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो हाइड्रो एक्सल जो हाइड्रोक्साइड होता है इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब चूंकि कॉपर जो होता है हमारे पास वो इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से क्या करता है, इसकी ब्रेकेज होती है। ब्रेकेज के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इसकी पावर होती है वो ज़्यादा होती है। वो पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और बेसिकली हमारे पास कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक होगा। इस तरह अभी सोडियम के जो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज वाले आयन है ये हमारे पास एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे पास Na2SO4 बना देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास कॉपर के जो 2+ आयन है वो हमारे पास एक इस हाइड्रोक्सल के साथ और दूसरा इस हाइड्रोक्सल के साथ अटैच होकर क्या बना देता है, Cu, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसका नॉर्मली कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक हो गया। इस तरह आपने ये तमाम कलरिंग अच्छी तरह याद रख लेनी है, ठीक है। उनकी कलरिंग के बारे में अक्सर कहते हैं MCQs भी पूछा जाता है। तो ये थे हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जी, आगे हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बेसिस की, कि बेसिस के इस्तेमालात हम कहाँ कहाँ देखते हैं, ठीक हो गया। तो नॉर्मली सबसे पहला जो हमारे पास का यूज़ आ रहा है वो आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको नॉर्मली हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान से यूज़ करते हैं, ठीक है, सोप की यानी कि साबुन की तैयारी के अंदर देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास आता है इसको हम नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज़ करते हैं। सेकंड, हम इसको जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर जो हमारी सोल की एसिडिटी होती है या जो लेक की हमारी एसिडिटी हो जाती है, जो एसिड रेन की वजह से होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एसिड रेन क्या होती है, बेसिकली कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम केमिकल्स वगैरह छोड़ देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारी जो बादल है, जो हमारे क्लाउड हैं, इनके अंदर वो पार्टिकल शामिल हो जाते हैं। और जब वो उसके अंदर शामिल होते हैं, चूँकि अब क्लाउड जो बादल होते हैं उनके अंदर वाटर ही तो होता है, वही तो वाटर बारिश की फॉर्म में नीचे आना होता है। अब वो पानी वहीं पर डर्टी हो गया, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो ज़ाहिर बात है वो केमिकल वाला पानी होगा जो कि हमारे लिए बड़ा हार्मफुल होता है। इसी तरह की हम बात कर लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमारे पास अल्कलाइन बैटरीज होती हैं, उनके अंदर यूज़ होता है। और जो हमारे पास आगे आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिकली हमारे जो स्टमक की एसिडिटी होती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। और एक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है जो हनी बीज की स्टिंग होती हैं, ठीक है, यानी कि शहद की मक्खी का जो डंग होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होती हैं इसकी मेडिसिन के तौर पर। फिर आ जाता है हमारे पास अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उनके अंदर एज अ फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि आग वगैरह को बुझाने के तौर पर यूज़ होता है ये। फिर हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक तौर पे जो हमारे कपड़े होते हैं वहाँ पे ग्रीस के जो दाग लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ बेसिस। जी, आगे आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। अक्सर का बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और अक्सर का स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या आंसर होने चाहिए इनके। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि
क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के इस फॉर्म में आ जाता है कि हाउ स्टमक इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम करेसिव डिटेक्ट टू HCl, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे लिए बड़ा करेसिव होता है हमारे स्टमक के लिए, कि इसके बावजूद हमारा जो स्टमक है वो कैसे इससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे स्टमक के अंदर HCl मौजूद होता है। ये इसका आंसर मौजूद है। नॉर्मली मैं इसको आपको हिंट दे देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है ये नॉर्मली एक केमिकल को क्या कहता है, सीक्रेट करता रहता है फूड की डाइजेशन के दौरान, ठीक हो गया। अब चूंकि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद होता है और इसकी जैसे दूसरे अनदर साल्ट भी क्या होता है, प्रेजेंस होते हैं। अब चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसके हाईली क्रेसिव होता है, यानी कि ये नॉर्मली यानी कि हमारी जो स्टमक है उसको डैमेज कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक HCl भी डाल दिया हुआ हमारे स्टमक के अंदर। इसके साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी किससे प्रोवाइड कर दिया है, स्टमक की जो वॉल्स है इनर वाली साइड पे वो क्या करती हैं, बेस को प्रोड्यूस करती हैं। अब बेस इसके साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इजीली क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास स्टमक बेस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब ये बेस जो होता है ये स्टमक जो एसिडिटी होती है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब अगर हम इस HCl के फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास जो फूड के हम पार्टिकल्स होते हैं इसकी ब्रेकेज के लिए यूज होता है, यानी कि डाइजेशन के प्रोसीजर के दौरान यूज होता है। इसके साथ साथ ये हम जितने भी हम मॉलिक्यूल्स खुराक जो हम खा रहे होते हैं तो इसके साथ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको कन्वर्ट कर देता है सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि ब्रेकेज करवा देता है। इसके साथ साथ ये अक्सर हम कोई ड्रिंक्स या फूड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर बड़े हार्मफुल बैक्टीरिया जो चले जाते हैं या जर्म्स चले जाते हैं, ये उनसे भी प्रोटेक्शन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उनको ये रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए कि अक्सर का ये बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्या होती है हमारे पास कि नॉर्मली अगर हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी जो प्रोड्यूस करने वाला जो मटेरियल है यानी कि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसकी मिकदार एक नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कह देते हैं। यानी कि HCl की जो मिकदार है नॉर्मली वो क्या हो जाती है, एसिड की मिकदार नॉर्मली हद से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में हमारे पास ये आती है कि हमारे एक तो स्टमक के अंदर हमें बर्निंग फील यानी कि जलन फील हो रही होती है। इसके साथ साथ ये जो जलन होती है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे चेस्ट के ऊपर आती है, इसे हम कहते हैं हार्ट बर्निंग कहते हैं, जिससे कहते हैं सीने की जलन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास की सिम्टम्स आती हैं। तो नॉर्मली अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशन हमारे पास की तीन है हमारे पास। तो यानी कि एक तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा हमें फैटी एसिड या स्पाइसी फूड जो होते हैं, जो मसाले वाले फूड होती हैं, हमें इनसे परहेज़ करना चाहिए, हमें कम से कम खाने चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो एसिड की पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एसिडिटी को बढ़ा देते हैं हमारे स्टमक के अंदर। दूसरी बात, नॉर्मली जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो कम से कम हमें 45 मिनट्स कम से कम हमें अपने आप को एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर रखना चाहिए, यानी कि एक सीधी पोजीशन के अंदर रखना चाहिए। और थर्ड, अगर हम लेटते हैं या सोते हैं तो क्या करना चाहिए, जो हमें अपना हेड है, जो अपना सर है, ये थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास स्टोमिक एसिडिटी। और जितना भी हमने अभी एसिड और बेसिस की जो जनरल प्रॉपर्टीज देखी, इससे मिलते जुलते हमारे पास कुछ 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, हम उनके आंसर देखते हैं क्या आंसर है। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन नॉर्मली हमसे मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके क्या आंसर्स बनते हैं या ये क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन उसको कहता है कि जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस के खारिज करता है या कौन सी गैस इसके नतीजे के दौरान बनती है। तो इसके रिएक्शन के दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस क्या होती है, खारिज होती है, ठीक हो गया। सेकेंडली कहता है कि एसिड के हमारे पास किस मटेरियल के साथ या किन के साथ रिएक्शन करवाएं या किन सॉल्ट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास SO2 जो हमारे पास गैस है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये नॉर्मली हमारे पास सल्फेट या बाई सल्फेट जो होते हैं इनका एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास SO2 गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अगर हम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड हम फर्टिलाइज़र के दौरान से यूज़ करते हैं,
ये हमारे पास पेंट के अंदर यूज़ होता है, ये हमारे पास ड्रग्स के अंदर यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इसे हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एल्कली जो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करने के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो जब अमोनियम साल्ट के साथ हमारा रिएक्ट होता है तो हमारे पास अमोनिया गैस NH3 पैदा होती है। ये इसी लेक्चर में आज हमने देखा भी था जब हमने अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करवाया था बेसिस को। ठीक हो गया अजी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कहता है कि अगर हम एक्वस सोल्यूशन ले कास्टिक सोडा का, उसके अंदर कॉपर, जिंक या फेरिक साल्ट हम शामिल करते हैं, रिएक्शन को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास किस किस्म की प्रेसिपिटेट्स जो होती है वो फॉर्म्ड होती है। तो अगर हम कॉपर के एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो कॉपर के अंदर हमारे पास ब्लू कलर की होती हैं, जिंक के हमारे पास वाइट कलर की होती है, जो हमारे पास फेरिक होती है अंदर हमारे पास ब्राउन कलर की होती हैं। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वो कहता है कि ऐसे अल्कलाइंस बताएं जो अल्कलाइन बैटरी, यानी कि ऐसे अल्कलीस का नाम बताएं जो कि अल्कलाइन बैटरीज के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये भी आज हमने देखा था यूजेस ऑफ बेसिस के अंदर, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन बैटरी के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी। एक देखी हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को डिस्कस किया, फिर हमने एसिडिटी ऑफ स्टोमिक को देखा, और फिर हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस से रिलेटेड कुछ 6 क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का लेक्चर है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो या लेक्चर जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।